प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमएसएफसी का डिस्कस करने जा रहा हूँ। 9th क्लास एमएसएफसी के इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है विद आंसर, उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि विच टाइप ऑफ बल्ब कंज्यूम लेस पावर। तो अभी हमारे पास जो एलईडी बल्ब है ये सबसे ज़्यादा कम पावर को यूज़ करता है, सबसे कम पावर कंज्यूम करता है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो ये होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ये आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी, दोनों के लिए सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बॉन्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। कंस्ट्रक्शन वर्क में हमने आपको बताया था कि 4 टाइप के बॉन्ड होते हैं। पहला स्ट्रेचर बॉन्ड, जब हमारा ईंट ऐसे रखा होता है लंबाई में। हेडर बॉन्ड, जब ईंट की जो हेड वाला पोर्शन होता है सिर्फ ये वाला जब दिखता है तो इसको हेडर बॉन्ड कहते हैं। इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड में नीचे आपका स्ट्रेचर बॉन्ड होता है और ऊपर जो लेयर होती है वो हेडर बॉन्ड होती है। तो स्ट्रेचर हेडर ऐसे वॉल को या ऐसे बॉन्ड को इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। और एक हेडर फिर स्ट्रेचर फिर हेडर फिर स्ट्रेचर, तो इसको फ्लेमिश बॉन्ड कहेंगे। ओके, तो ये 4 टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं। और अगर कोई रशियन बॉन्ड या इस टाइप का ऑप्शन आपके एग्ज़ाम में आता है तो ये आपका बॉन्ड नहीं है और ये आपके बॉन्ड है। तो आपके एग्ज़ाम में पूछा है जो नहीं है, नॉट बॉन्ड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। विच टाइप ऑफ स्टोव विक इज़ नॉट यूज्ड। विक नहीं जो यूज़ करता है तो वो प्रेशर स्टोव में विक यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, बाकी जितने भी अदर टाइप ऑफ स्टोव हैं उसमें बत्ती या विक का यूज़ किया जाता है। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खेती के 2 प्रकार। तो खेती के कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला सब्सिस्टेंस फार्मिंग या आत्मनिर्भर कृषि, दूसरा है कॉमर्शियल फार्मिंग या वाणिज्यिक कृषि। तो जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है ये किसान या जो आपके फार्मर होते हैं वो अपनी आजीविका या कम्युनिटी की आजीविका के लिए उगाते हैं और बाज़ार में बेचने के लिए बहुत कम इसमें होता है या ज़्यादा नहीं होता है, बस उनके खाने पीने के लिए ही होता है। इसको इंग्लिश में भी हम लिख सकते हैं कि मीन फॉर पर्सनल और कम्युनिटी नीड्स विथ मिनिमल सरप्लस फॉर सेल इसमें बहुत कम होता है। लेकिन कॉमर्शियल में क्या होता है कि किसान बड़े पैमाने पर इसको फसल को उगाते हैं, इसमें पशुपालन करते हैं जिसको बाज़ार में बेचकर लाभ कमाते हैं और इसका ये मुख्य उद्देश्य भी होता है। और इसमें बहुत सारे एग्रीकल्चर और टेक्निकल चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो आप कॉमर्शियल फार्मिंग एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग को यहाँ से देख सकते हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, फॉर प्रॉफिट होता है, और ये पर्सनल के लिए होता है, फॉर प्रॉफिट नहीं होता है। विथ फोकस ऑन सेलिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन मार्केट, ये मार्केट में बेचने के लिए इसका मकसद होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द नेम ऑफ टूल्स यूज्ड इन वुड वर्क। तो ये हिंदी के लिए भी सेम ही इसका आंसर होगा, जैसे सॉ है, हैमर है, चीजल है, स्क्रू ड्राइवर है, वुड प्लेन है, उसके बाद क्लैंप है, ड्रिल है। ओके, ड्रिल के बाद आपका मेजरिंग टेप है, इस टाइप के सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। टूल्स के नाम है ये जो वुड वर्क में यूज़ किए जाते हैं। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि खाना बनाने में कौन कौन से उपकरण या इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है। तो पहला स्टोव है, ओवन है। आपको एग्ज़ाम में अगर कुछ नहीं याद आया तो सिर्फ नाम लिख देना। ओवन है, माइक्रोवेव है, ब्लेंडर है, टोस्टर है, फूड प्रोसेसर है, ग्रिल है, फ्रायर है, प्रेशर कुकर है। ये सब के सब आपके जो कुकिंग है उसमें एज इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। और हिंदी के लिए भी इसका आंसर सेम ही रहेगा, ये नाम आप हिंदी में भी लिख सकते हो। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि टीडीएन का क्या अर्थ है। ये हिंदी में कुछ स्पेलिंग वगैरह एरर है, तो इसको आप ध्यान नहीं देना। अब मैं यहाँ पे पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ टीडीएन का। तो टीडीएन का फुल फॉर्म होता है टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स। ओके, और ये क्या करता है, इट मेजर्स द डाइजेस्टेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल फीड। यानी जो जानवरों का जो एनिमल फीड का जो खाना जो होता है जानवर का, एनिमल का, उसमें कितना जो है वो स्पेशली जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितना डाइजेस्टेबल है, उसको ये मेज़र करता है, उसको ये बताता है। आप हिंदी में भी देख सकते हो कि कुल पाचनी पोषण कहते हैं। ये पशु पोषण में उपयोग होने वाला माप है जो एक विशिष्ट चारा या चारा से पशु द्वारा पाचन किए जा सकने वाले पोषण की मात्रा को अनुमानित करने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि फाइबर, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट वगैरह कितना उसके अंदर है, इसकी वैल्यू को ये बताता है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम पर्यावरण पर कचरे से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में बताना। तो सबसे इसका हेडिंग मेन इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, प्रदूषण। अगर आप पर्यावरण में जो है कचरा अगर आप डालेंगे तो क्या होगा, उसका दुष्परिणाम होगा कि प्रदूषण फैलेगा। प्रदूषण के साथ साथ आवासित नाश होगा, मतलब कि जहाँ भी लोग रहते हैं वहाँ कचरा फैलेगा तो वहाँ पे रहने के लायक जगह नहीं रहेगी सही ढंग से उसको प्रबंधित। फिर जलवायु परिवर्तन, जब वो पानी में मिलेगा तो वहाँ पे भी गंदगी करेगा और पानी को भी खराब करेगा। संसाधन की कमी, और इससे जो है जो रिसोर्सेज होंगे वो उनकी कमी हो जाएगी, मतलब कि जो प्रबंधन होगा संसाधनों का वो खराब हो जाए। जैसे पानी खराब हो गया तो संसाधन की एक कमी हो गई ना, तो इस तरह जल स्रोतों का प्रदूषण, जो पानी है वो भी खराब हो जाएगा। यहाँ पे जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन में भी आ जाएगा, क्योंकि आपका जब कचरा बहुत ज़्यादा फैल जाएगा वहाँ गंदगी हो जाएगी तो पेड़ पौधे वहाँ पे प्लांट वगैरह अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से जो आपका जलवायु होगा उसमें भी बदलाव होने लगेगा फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, तो अब हिंदी में हमने देख लिया, इंग्लिश में भी हम इसको देख लेते हैं कि इंग्लिश में कैसे ये है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं आपकी एडवर्स इफेक्ट ऑफ वेस्ट ऑन इन्वायरमेंट। पहला पोल्यूशन है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स डिप्लीशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। तो ये मेन आपको हेडिंग याद करके रखना है। ओके, और यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिख भी दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने और भी क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो राइट द एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ड्यू टू यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ करने से जो हमारा पर्यावरण है उस पर क्या दुष्परिणाम होगा। कीटनाशकों का उपयोग करने पे पर्यावरण पे होने वाले दुष्परिणामों को लिखना है। तो पहला होगा सॉइल इम्पैक्ट पे फर्क पड़ेगा, वाटर कंटेमिनेशन होगा, मतलब गंदे हो जाएंगे, नॉन टारगेट स्पेसीज जैसे कि बर्ड्स वगैरह होंगी इनको भी लाइफ को हार्म पहुंचाएगा, फिश वगैरह होंगी जो पानी के अंदर होती हैं उनको हार्म पहुंचाएगा अगर हम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं या केमिकल वगैरह का यूज़ करते हैं, और हमारे पानी को तो गंदा करेगा ही करेगा। उसके बाद रिड्यूस फर्टिलिटी ड्यू टू पेस्टिसाइड इन्फिल्ट्रेशन, मतलब अगर पेस्टिसाइड का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं तो उससे हमारे सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो डाउन हो जाती है और सॉइल भी कंटेमिनेट हो जाता है, मतलब गंदा होने लगता है। तो इस तरीके से आप ये मेन हेडिंग है, इनकी बेसिस पे इसके आंसर को लिख सकते हैं बहुत क्लियरली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी 5 सिंबल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड राइट देयर नेम। तो नेम और उसके सिंबल को हमें बताना है। तो देखिए पहला से इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल देखो, एक प्लस साइन होता है, मतलब ऐसे हो गया, ये प्लस साइन और माइनस साइन, ये इलेक्ट्रिक सेल का है। और बैटरी में ऐसे कई सारे लगे होंगे, ठीक है, एक प्लस एक माइनस, फिर एक प्लस एक माइनस, फिर एक प्लस एक माइनस। तो इस तरह का जो सिंबल होगा
ये आपका बैटरी कहलाएगा। देखो, है ना, ये आपका बैटरी है और ये सेल है। ये हिंदी वाले और इंग्लिश वालों के लिए, दोनों के लिए सेम ही है ये, बैटरी एंड सेल। उसके बाद प्लग की और स्विच, स्विच का जो सिंबल है वो ये है, ऐसे देख लो। और प्लग की और स्विच जो क्लोज है, ये ओपन है, ये ओपन स्विच है, और ये क्लोज स्विच है। बस इसमें एक डॉट लगा देना बीच में। और वायर के ज्वाइंट के सिंबल को ऐसे दिखाते हैं, जैसे ऐसे, ये वायर का ज्वाइंट हो गया। उसके बाद वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट, अगर मान लो एक वायर इधर से जा रहा है, एक वायर इसको क्रॉस करके बिना ज्वाइन किए हुए पास कर रहा है, ठीक है, ऐसे, तो ऐसे इसका सिंबल हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल क्या होता है, ये आपको कई बार पढ़ा है आपने MSFC में, ये आपका सिंबल हो गया। रेजिस्टेंस का सिंबल, सीधी लाइन लो और सीधी लाइन लो और ऐसे 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 क्रॉस बना लो। उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर बनाना है तो ऐसी सीधी लाइन लेकर के क्रॉस करने पर एक एरो मार्क कर दो, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। एमीटर का क्या सिंबल होता है, ए लिख दो सर्कल बना करके, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ये एमीटर हो गया। दूसरा वोल्ट मीटर का सिंबल क्या हो गया, सर्कल बना के वी लिख दो और एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो ये वोल्ट मीटर और ये एमीटर। एमीटर क्या यूज़ करता है, ये करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है। ओके, और करंट की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट, करंट की यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है बेटा, एम्पियर, ये याद रखें आप, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि एनपीके से का क्या मतलब होता है, एनपीके का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये एनपीके के, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एनपीके। तो एनपीके कितनी बार भी आप पढ़ चुके हैं। पहला एन से नाइट्रोजन, ओके, दूसरे पी से फास्फोरस, और के से पोटेशियम। ये आपको याद रखना है, के से भूलना नहीं है, के से पोटेशियम होता है, ठीक है। अब इनका यूज़ क्या क्या है, तो आप हिंदी में देखो, पत्तियों और डालों के विकास के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस का मुख्य घटक है, पौधों में स्वस्थ हरी पत्तियों को बढ़ावा देता है। फास्फोरस क्या करता है, जड़ों को विकास, फूलने और फलने के लिए महत्वपूर्ण है। पौधों के भीतर ऊर्जा स्थानांतरण में भूमिका बनाता है। समग्र पौधों की सेहत को बेहतर बनाता है फास्फोरस। पोटाश क्या करता है, यानी पोटेशियम क्या करता है, सामान्य पौधों की शक्ति के लिए आवश्यक है। पानी की ग्रहण को नियंत्रित करता है, अवशोषण संतुलन को बनाए रखता है, पर रोग प्रतिरोधक और तनाव सहिष्णुता में मदद करता है। तो आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी सेम चीज़ लिखी हुई है। क्रूशल फॉर लीफ एंड स्टेम, की कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, प्रमोट्स हेल्दी ग्रीन फॉलेज, और उसके बाद इनहांस ओवरऑल हेल्थ प्लांट। पोटाश का देख सकते हो, पोटेशियम का जनरल एसेंशियल फॉर जनरल बाई प्लांट विगर, ओवरऑल शक्ति प्रोवाइड करता है। और बैलेंसिंग दिस न्यूट्रिएंट इंश्योर हेल्थी प्लांट ग्रोथ एंड ऑप्टिमल क्रॉप यील्ड। ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बेनिफिट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस है, पोटेशियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एमसीबी और फ्यूज में अंतर। तो मैं इसको आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। आपको यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से पढ़ लेना। देखो, हिंदी में लिखा हुआ है फ्यूज के काम क्या क्या हैं, ओके, और एमसीबी के काम क्या है। तो फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो मेल्ट हो जाता है जब हाई विद्युत धारा इससे प्रवाहित होती है, ओके। एमसीबी एक विद्युत प्रवाह के खिलाफ सुरक्षा प्रदान, एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जिसे रीसेट किया जा सकता है। और एमसीबी जो है मेल्ट नहीं होती, इसके अंदर ट्रिप होता है, ऑन ऑफ और ट्रिप, तीन इसमें जो पोजीशन होते हैं वर्किंग के वो होते हैं। तो आइए हम इसको एक डायग्राम से भी दिखाता हूँ मैं। तो ये यहाँ पे ये एमसीबी के डायग्राम है।
और ये इसका इंटरनल पार्ट है एमसीबी का, जिसमें मैग्नेटिक एलिमेंट है, ट्रिप बार है, लाइन है, क्लोज कॉन्टेक्ट है, बाई मेटल एलिमेंट है। तो इस तरह से अब आइए इसमें आप देख लीजिए कि एमसीबी और फ्यूज़ में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो एमसीबी ट्रिप करती है इन केस ऑफ एक्सेसिव लोड, और फ्यूज़ मेल्ट करता है इन केस ऑफ एक्सेसिव लोड। एमसीबी टू बी जस्ट पुट ऑन आफ्टर करेक्टिंग द फॉल्ट इन वायरिंग, फ्यूज़ नीड टू बी रिप्लेस। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ओके, सो आई होप कि इट इज़ क्लियर टू यू। आप इसका हिंदी में भी हिंदी देख लिया, अभी इंग्लिश में भी यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ है, इसको भी आप चाहो तो पढ़ सकते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंशन एनी टू बेनिफिट ऑफ फूड पैकिंग। तो फूड पैकिंग क्या करता है, जो फूड उसके अंदर रखा हो तो उसको प्रोटेक्शन देता है। दूसरा कि फूड के अंदर क्या पैक किया गया उसका इंफॉर्मेशन, उसकी प्राइसेस, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू, ये सब के बारे में भी बताता है। हिंदी वाले हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने हिंदी में भी देख सकते हैं, सेम ही चीज़ लिखी हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सीरीज और पैरेलल सर्किट के डिफरेंस के बारे में। तो देखो बेटा, सीरीज सर्किट में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो एक सीरीज में जुड़े होते हैं, या जो भी डिवाइसेस लगे होते हैं, जैसे ये है, ठीक है। अब यहाँ से मान लो कि आप, ये आपका फेज है, ये न्यूट्रल है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसमें रेजिस्टेंस R1, R2, R3 ऐसे लगा है, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगी ऐसे 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 और ऐसे, यानी सेम करंट इसके अंदर फ्लो करेगी। तो करंट की वैल्यू इसमें देखो क्या होता है, सेम होता है, यानी करंट इसमें चेंज नहीं होता है। लेकिन जो पैरेलल सर्किट होती है उसमें रेजिस्टेंस ऐसे लगे होते हैं, ओके, और यहाँ पे फेज और यहाँ पे न्यूट्रल होता है। यहाँ से सप्लाई 220 वोल्ट अगर देते हैं तो करंट आई अगर यहाँ जा रहा है तो यहाँ से डिवाइड हो जाता है करंट। तो इस तरह आप देखो, इसमें करंट सेम होगा और पैरेलल में करंट अलग अलग होगी। इसमें करंट I1 हो जाएगा, इसमें करंट डिवाइड हो जाएगा ना। यहाँ करंट आया, उसके बाद करंट को दो रास्ते मिल गए, एक I1 दूसरा I2, तो यहाँ से डिवाइड हो गया, तो करंट की वैल्यू अलग अलग होती है इसमें, ओके। और जो इसके अंदर वोल्टेज होता है, वोल्टेज इसमें देखो, यहाँ पे V1 वोल्टेज होगा, यहाँ पे V2 वोल्टेज, यहाँ पे V3, लेकिन यहाँ जो वोल्टेज 220 है वो यहाँ भी 220 होगा और यहाँ भी 220 होगा। तो इसमें वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज सेम बट करंट डिफरेंट, ओके। करंट यहाँ पे डिफरेंट है और यहाँ पे करंट सेम, वोल्टेज डिफरेंट, वोल्टेज डिफरेंट होगा, ओके। तो आई होप कि इट इज। इसमें देखो बेटा, गो डाउन वायरिंग के बारे में पूछा था, तो जस्ट यहाँ पे पहला 1 वे स्विच यूज़ किया जाता है और उसके बाद इसके आगे 2 वे स्विच, देखो 3 2 वे स्विच लगा है और इसमें 4 बल्ब लगे हैं। तो जो फेज है इसका, फेज नीचे वाले से कनेक्ट कर देते हैं, ऊपर वाले से जो सेंट्रल है वो कनेक्ट कर देते हैं और फिर नीचे वाले से सेंटर को कनेक्ट करते जाते हैं, क्योंकि 2 वे में 3 पोर्ट होते हैं ना। और लास्ट वाले को बल्ब के एक सिरे से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे सिरे को बल्ब के दूसरे सिरे से कनेक्ट कर देते हैं, और इसमें जो बचा रहता है उसको बल्ब के एक सिरे से कनेक्ट कर देते हैं, इससे फिर बल्ब को एक सिरे से कनेक्ट कर देते हैं और इससे फिर बल्ब के एक सिरे को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद डायरेक्टली इसको लाके कनेक्ट करते जाते हैं जो बचा हुआ सिरा होता है, और यहाँ पे इससे फिर न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह ये गो डाउन वायरिंग हमारी तैयार हो जाती है, ओके। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ कि एक हाउस में 2 बल्ब हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले बल्ब की कैलकुलेशन निकालते हैं, ओके। तो बल्ब कितने हैं, 2 बल्ब हैं और कितना टोटल वाट के हैं, 10 वाट के। तो टोटल वाट कितना हो जाएगा, 2 ×
10 यानी 20 वाट। और कितने घंटे तक ये जलते हैं? 5 आवर्स तक। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें एक्चुअल में किलो वाट आवर निकालना है। ओके, तो किलो वाट आवर किसके इक्वल होता है? वो यूनिट के इक्वल होता है, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर। ओके, तो अभी हम 20 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो वाट आवर निकल गया। तो कितना हो गया? 100 वाट आवर। ये सब वाट आवर। अभी हम बाद में इसके बाद किलो वाट में चेंज कर लेंगे, किलो वाट आवर में। बल्ब के बाद इसमें लगा हुआ है 2 फैन लगे हुए हैं, तो फैन लिख लो। 2 मल्टीप्लाई 90 यानी 2 मल्टीप्लाई तो 180 वाट। और ये भी कितने घंटे तक के लिए? 5 आवर्स। तो 180 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया? 900 वाट आवर। उसके बाद आपका आता है टीवी। टीवी कितना है? टीवी जो है वो 45 वाट का है और एक ही है, तो 1 मल्टीप्लाई 45 यानी कितना हो गया? 45 वाट। अब इसको फिर 5 आवर तक ये भी चल रहा है, तो 45 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 225 वाट आवर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका एसी का। एसी है, एक ही एसी है, कितने का? 1500 वाट का। तो कितना हो गया? 1500 वाट हो गया। उसके बाद ये भी कितने देर तक चल रहा है? 5 आवर तक। तो 1500 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया? 7500 वाट आवर। अब इन सबको वाट आवर को ऐड कर दो, तो ये ऐड करोगे तो आपको आ जाएगा 8725 वाट आवर। ओके, अब इसे हमें चेंज करना है किलो वाट में, क्योंकि किलो वाट ही हमारा यूनिट है, तो हमें यूनिट में बदलना है, यानी किलो वाट आवर में बदलना है। तो किलो वाट आवर में बदलने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 8725 डिवाइड बाई 1000 कितना आ जाएगा? 8.725 यूनिट हो जाएगी। यूनिट कहो या किलो वाट आवर कहो, एक ही बात है बेटा। तो 8725 में अब क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 रुपीज़ से। 8.725, एक यूनिट का प्राइस कितना है? 5 रुपीज़। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा? 43। इसमें आ जाएगा आपका 43.625 रुपीज़। ओके, इतने रुपीज़ आपके ये आ जाएंगे टोटल एक यूनिट का प्राइस। और आपको पूरे जैन मंथ का निकालना है, पूरे जनवरी महीने का। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 डेज। तो 31 से मल्टीप्लाई कर दो 43.625 में, तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 1352.375 रुपीज़। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपका आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेरियस मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन के कौन से मेथड हैं और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है कि खाद्य पदार्थ को नुकसान से बचाने के लिए, यानी खराब ना हो उससे बचाने के लिए। तो इसका मेन जो जो आपको मेथड है वो है आपका ड्राइंग, रेफ्रिजरेशन करना, मतलब फ्रीज में रख देना, फर्मेंटेशन करना, केनिंग करना, पॉस्चराइजेशन करना, फ्रीजिंग करना, इरेडिएशन करना। ये सब मेथड जो है वो यूज़ किए जाते हैं फूड को ख़राब होने से बचाने के लिए, यानी फूड प्रिजर्वेशन मेथड है ये सब। ओके, हिंदी में भी लिखा हुआ है और यहाँ पे बेटा इंग्लिश में भी सेम चीज़ लिखी हुई है। तो आई होप कि आप इसको आसानी से देख लेंगे और यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं कि इसका जो मेन मकसद क्या होता है कि फूड को ख़राब होने से
जाना स्पॉइल होने से। और मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन क्या है, ड्राइंग है, रेफ्रिजरेशन है, फर्मेंटेशन है, केनिंग है, पॉस्चराइजेशन है, और इसका फ्रीजिंग है, रेडिएशन है। तो ये सारी चीज़ें, इसके साथ आप विनेगर और शुगर वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, ताकि आपका कम टाइम में हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दें। उसके बाद अब आता है कि ड्रिलिंग, बोरिंग और टाइपिंग में क्या डिफरेंस है। तो ड्रिलिंग क्या होता है बेटा, कि ड्रिल आपको जो ड्रिलिंग मशीन आपने देखा होगा लैब में भी, एमएसएफसी के लैब में भी रहता है। तो आपको मैं डायग्राम के थ्रू दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे जो डायग्राम ये है, ये ड्रिलिंग मशीन है। ड्रिल किस लिए, कि ये होल करने के लिए, कहीं भी किसी मटेरियल में, वॉल में, या कोई लोहे का टुकड़ा है उसके अंदर अगर आपको ड्रिल करना है, यानी उसके अंदर होल क्रिएट करना है, तो उसको हम लोग ड्रिलिंग कहते हैं। दूसरा आता है आपका टाइपिंग। टाइपिंग क्या होता है कि किसी जो पीस ऑफ मेटल है उसके अंदर अगर आपको थ्रेड काटना है, यानी चूड़ी काटनी है, थ्रेडिंग करनी है, तो उसको हम लोग टाइपिंग कहते हैं। और अगर ड्रिल किए हुए होल को और चौड़ा करना है, यानी इसकी चौड़ाई को और बढ़ाना है, तो यहाँ पे हम उसको कहते हैं टाइपिंग करना। तो टाइपिंग क्या करता है, हमारा होल की चौड़ाई को बढ़ाता है। ड्रिलिंग क्या करता है, होल करता है। और टाइपिंग क्या करता है, टाइपिंग आपका जो है वो थ्रेड को बनाने में हेल्प करता है, थ्रेडिंग करता है। ओके, तो ये इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ और हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो आप इसको चाहो तो पढ़ लेना। ड्रिलिंग, बोरिंग, टाइपिंग, बोरिंग, टाइपिंग और थ्रेडिंग, ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, आप इसे पढ़ सकते हो ईजिली। उसके बाद सीजन के बेसिस पे फार्मिंग के कितने टाइप होते हैं। तो खरीफ का सीजन, रबी और जायद। तो इसमें आपको सिर्फ बताना है कि कब कब कौन कौन सी फसल बोए। जून टू सितंबर जो होता है वो खरीफ की फसल होती है, जिसमें राइस, मैजे, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंड नट्स वगैरह बोया जाता है। रबी के फसल जो है वो अक्टूबर से मार्च तक होती है, और इसमें जो है क्रॉप वगैरह बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में, और कटाई होती है उसकी अप्रैल मई में। इसमें गेहूं है, वीट, बार्ले, मस्टर्ड, पी। जैसे अभी ये सीज़न जो चल रहा है, ये कौन सा चल रहा है, ये रबी का सीज़न चल रहा है। ओके, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। और एक जायद सीज़न होता है। जायद में आपका जो जैसे वाटरमेलन, क्यूकम्बर, अभी जब टाइम आता है समर का, उस टाइम पे ये जायद का सीज़न होता है। ओके, तो 3 टाइप के ये होते हैं, और हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको भी चाहो तो आसानी से पढ़ सकते हो। खरीफ का मौसम, रबी का मौसम, और जायद की खेती, रबी की खेती और खरीफ की खेती। और यहाँ पे भी सेम पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और ये एग्जाम्पल देना आपको, और ये किस मंथ में होता है इसके बारे में लिखना है। तो आई होप कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और आप अच्छे से इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, तो आपका पूरा पेपर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।